दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करूंगा कि सरकार की एक घोषणा जिससे अचानक पूरे देश का मूड बदल गया। दोस्तों 30 अप्रैल को जैसे ही न्यूज चैनलों पर एक लाइन आई कि शाम को 4 बजे सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कुछ अपने निर्णयों से अवगत कराएगी। सबको पता है कि इस समय देश में पाकिस्तान को लेकर आक्रोश है और सरकार भी कई दिन से लगातार मीटिंगों में व्यस्त थी। लोगों को उम्मीद थी कि शायद भारत सरकार पाकिस्तान से अपने संबंधों को लेकर, अपनी किसी कार्रवाई को लेकर या आतंकवादी हमले को लेकर कोई सूचना या अपना कोई निर्णय देश की जनता के सामने रखेगी। लोग टीवी से चिपक गए। मैंने भी कल आपको कहा था कि इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और लगभग 10 मिनट में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो कुछ कहा उससे अचानक पूरे देश का मूड बदल गया। उन्होंने भारत पाक संदर्भ में कोई बात नहीं करी, पहलगाम संदर्भ में भी कोई बात नहीं करी और मोदी सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय जातिगत जनगणना के निर्णय की सूचना देश को दी। जैसे ही अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराएगी, मैंने ये देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि अचानक देश का मूड बदल गया। जहां पूरा सोशल मीडिया युद्धोन्माद से भरा हुआ था, लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, सरकार पर दबाव बनाए रहे थे और सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे थे। अचानक काफी लोग सरकार के विरोध में उतर आए, सरकार के लिए उल्टी सीधी बातें कहने लगे। मैं फिलहाल अपने इस वीडियो में सरकार के जातिगत निर्णय की कोई प्रशंसा करने नहीं आया और मुझे नहीं लगता फिलहाल प्रशंसा करने का कोई कारण भी है मेरे पास। लेकिन इस जातिगत जनगणना के संबंध में भी 2-3 बातें जरूर कहूंगा। पहले जब आपको यह उम्मीद थी कि सरकार पाकिस्तान के संदर्भ में कहेगी, लेकिन सरकार ने कहा जातिगत जनगणना के विषय में, तो हमें नरेंद्र मोदी की शैली का अच्छी तरह मालूम है। वो लोगों को सरप्राइज देने में विश्वास करते हैं, उनका टाइमिंग का निर्णय बिल्कुल अलग होता है। पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं कि आप उम्मीद कर रहे थे कुछ, उन्होंने कहा कुछ। तो इसलिए जिस वक्त देश युद्धोन्माद में ग्रस्त है, उस वक्त जातिगत जनगणना की बात कहना ये नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते थे कि पहलगाम का हमला बिहार चुनाव की वजह से हुआ, मैं आज उन मित्रों से कहना चाहता हूं, पहलगाम का हमला तो नहीं हुआ जातिगत बिहार के चुनाव के फायदे के लिए, लेकिन ये जो जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है इसका संबंध बिहार के चुनाव से है। इस बात को मैं मानता हूं और बिहार के चुनाव को जीतने के लिए सरकार द्वारा किया गया निर्णय है। दोस्तों जातिगत जनगणना के संबंध में आपसे 2-3 बातें कहूंगा। सबको पता है कि लगभग 94 साल बाद अब जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया है भारत सरकार द्वारा। इससे पहले मेरी जानकारी के हिसाब से 1831 में जातिगत जनगणना हुई थी और अब 94 साल बाद सरकार ने कहा है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। दूसरी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस दिन नीतीश कुमार जब इंडी गठबंधन का उनको नेता नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको नहीं बनाया गया कांग्रेस की ओर से,
तब वो वापस जब एनडीए में आए तो इसी शर्त पर आए कि एनडीए सरकार को जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति दी कि टाइमिंग मोदी सरकार तय करेगी, क्योंकि उनका नीतीश कुमार का कहना था कि मुझे इसका लाभ लेना है बिहार के चुनाव में। तो लिहाजा नीतीश कुमार की बात भी मान ली गई। बिहार के चुनाव के असाब कितना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह अलग विषय है। चुनाव के फायदे के लेने के लिहाज से चुनाव से कुछ दिन, अभी 5-6 महीने हैं चुनाव में, घोषणा भी कर दी गई। तो पहली बात ये बता दूं कि यह निर्णय कोई अचानक नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार आए थे उसी दिन ये तय हो गया था। दूसरी बात, जातिगत जनगणना को लेकर बहुत सारे लोग बहुत आशंकित हैं। मैं कल से सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी पोस्ट पढ़ रहा हूं जो बहुत सारी बातों को लेकर आशंकित है, और परेशान भाजपा समर्थक भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, बल्कि वही ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं जातिगत जनगणना के संबंध में आपसे कहूंगा, जिस तरीके से लोकतंत्र की बहुत सारी अच्छाइयां हैं और उन अच्छाइयों के साथ हम जीते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र की कुछ बुराइयां भी हैं। दार्शनिकों ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र ऐसे ही नहीं कहा है। तो यदि हम लोकतंत्र की अच्छाइयों के साथ जीते हैं तो हमें लोकतंत्र की बुराइयों को भी सहना पड़ेगा, उसकी बुराइयों के साथ भी जीना पड़ेगा। और ये जातिगत जनगणना लोकतंत्र की बुराइयों में से ही एक बुराई है। इसको सहिए और बहुत ज्यादा मनों में आशंका मत पालिए। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि भाजपा जो जातिगत जनगणना के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने जातिगत जनगणना की बात मान ली। मैं उन्हें भाजपा के भी और कांग्रेस के भी, कांग्रेस, सपा और लालू के भी एक चरित्र से अवगत कराना चाहता हूं। आप सबने फिलहाल देखा होगा, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल बिहार का, ये लगातार ये मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं 2010 में, जब दिल्ली में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह उस सरकार के प्रधानमंत्री थे, लालू यादव उस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और समाजवादी पार्टी के लोग भी उस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लोकसभा का सत्र चल रहा था, 2011 में जनगणना होनी थी। तब भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। लोकसभा के अंदर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, जिनमें हुक्मदेव नारायण सिंह भी थे और भी कुछ लोग थे, वो सरकार पर दबाव बना रहे थे, भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी, कि सरकार 2011 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराए। मतलब भाजपा भी 2010 में जातिगत जनगणना की बात कर रही थी और कह रही थी कि इस बात से अवगत देश को होना चाहिए कि देश में आखिर कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं और कितने आदिवासी हैं। तब लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी, बिहार के लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना का पुरजोर विरोध किया था।
और लोकसभा के अंदर उस बहस के समय राहुल गांधी भी लोकसभा के अंदर बैठे हुए थे। और कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जातिगत मतगणना के खिलाफ जोरदार दलीलें दी थी। पूरी कैबिनेट ने, पूरे यूपीए ने, जिसमें लालू यादव की पार्टी भी शामिल थी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी शामिल थी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, उन्होंने जातिगत जनगणना का पुरजोर विरोध किया और जातिगत जनगणना नहीं होने दी। और कांग्रेस और भाजपा मांग कर रही थी। अब फर्क इतना आया 2024-25 आते आते कि सपा, राजद और कांग्रेस विरोध में है, भाजपा और सहयोगी दल सत्ता में है। तो भाजपा और सहयोगी दल जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस, सपा और लालू प्रसाद की पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। तो इस बात में बिल्कुल भी सरप्राइज मत करो कि भाजपा ने यह मांग क्यों मान ली। 2010 में भाजपा ही जातिगत जनगणना मांग रही थी। लोकतंत्र में यह दुर्भाग्यपूर्ण चरित्र रहा है डिफरेंट पार्टियों का। इसमें भाजपा भी शामिल है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है और भी सारी पार्टियां शामिल है कि जब वो सत्ता में बैठे हुए होते हैं तो उनकी सोच कुछ और होती है, उनकी डिमांड कुछ और होती है, लेकिन जब वो विपक्ष में बैठे होते हैं तो उनकी सोच कुछ और होती है और उनकी मांग कुछ और होती है। यही स्थिति जातिगत जनगणना के मामले में है कि भाजपा विपक्ष में थी तो जातिगत जनगणना वो कह रही थी, जब सत्ता में है तो विरोध कर रही थी। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो विरोध कर रही थी और जब विपक्ष में है तो मांग कर रही है। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बहुत ज्यादा आशंकित आप लोग ना हो। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम भाजपा को सबक सिखाएंगे, मैं उनसे यह भी कहूंगा कि बहुत ठंडे दिमाग से यह बात सोचना कि यदि आपको यह लगता है, हालांकि मुझे नहीं लगता, कि जातिगत जनगणना आपको नुकसान पहुंचा देगी, तो मुझे यह बता दो कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है कि आप भाजपा को सबक सिखाकर उसको लेके आओगे सत्ता में और वो आपका हित करेगी। ऐसा कोई दल नहीं है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जातिगत जनगणना को इशू मत बनाओ। और भाजपा के सामने भी दो रास्ते थे। भाजपा को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इशू है, लोकसभा में भी सीटें कम आई, यदि सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर तो बात ही खराब हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में एक राष्ट्रवादी पार्टी का सत्ता में होना बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना हो या ना हो यह बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रवादी पार्टी का होना बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना ना हो लेकिन दिल्ली में राष्ट्रवादी सरकार के बजाय देश के प्रति गद्दारी करने वाले राजनीतिक दलों की सरकार हो तो यह ज्यादा घातक है। और जातिगत जनगणना कराने वाली पार्टी हो लेकिन वो राष्ट्रवादी सोच की हो तो वो घातक नहीं है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि भले ही आप जातिगत गणना के समर्थक हो या विरोधी हो, भाजपा के राष्ट्रवाद में किसी प्रकार का शक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सरकार पर शक मत करो। दोस्तों, अब आ जाता हूं भारत और पाकिस्तान के विरोध तनाव पर। मोदी जी ने पिछली बार भी जब वो खिचड़ी ठंडी हो गई थी तब एयर स्ट्राइक करी थी। मैंने पहले भी ये बात कही थी। अभी दोनों ओर से सेना पूरी तरह तैयार है। इस बार जब पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर ने यह हमला करा है तो उसने पूरी तैयारी कर ली है कि भारत हमला करेगा, भारत स्ट्राइक करेगा, मुझे जवाब देना है। संभवतः इसीलिए सरकार मौके की तलाश में है, सेना मौके की तलाश में है। आप सरकार पर और सेना पर दबाव मत बनाओ। चूंकि खुद नरेंद्र मोदी ने
अपने भाषण में कहा है कि सबक सिखाएंगे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है सबक सिखाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार सबक सिखाएगी और जनगणना, जाति को जनगणना की बात कहकर सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींच रही है। लेकिन पिछले बार में इस बार में फर्क है कि जब इमरान खान के समय भारत में आतंकवादी हमले हुए थे, चाहे वो पुलवामा का था, चाहे उससे पहले के थे, उस वक्त पाकिस्तान को ये उम्मीद ही नहीं थी कि भारत किसी तरीके की स्ट्राइक करेगा, क्योंकि भारत का इतिहास ऐसा नहीं था। उसको उम्मीद थी भारत पुड़ जाएगा और चुपचाप बैठ जाएगा, जैसे 2008 के मुंबई के हमलों में हुआ या सिख दंगों के दौरान हुआ। लेकिन स्थिति बदली, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को पता है कि हम यदि बहुत बड़ा हमला करेंगे तो भारत मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, इसलिए वो भी तैयार हैं। सरकार न्यूनतम नुकसान की शर्त पर एयर स्ट्राइक करेगी, किसी तरीके की स्ट्राइक करेगी, यह मेरा विश्वास है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की शैली ऐसी है कि वो अपना नुकसान नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं दुश्मन का नुकसान तो कर दूं, लेकिन अपना नुकसान बहुत कम करूं। तो स्ट्राइक या हमला आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अभी कोई नहीं बता सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जातिगत जनगणना की घोषणा के बावजूद सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। दोस्तों, एक बात सरकार से भी कहूंगा, जैसा कि कुछ कहा जा रहा है सरकार आतंकी ठिकानों पर हमला करेगी। मेरा इस मामले में एक सरकार से विनम्र निवेदन है। दरअसल सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने से कुछ नहीं होगा। पिछले दोनों स्ट्राइक में, चाहे वो जमीन से जमीन की स्ट्राइक थी, चाहे एयर स्ट्राइक थी, आतंकवादी ठिकानों पर हमला करा। मेरी सलाह है सरकार पाकिस्तान की सेना के ठिकानों पर हमला करे, क्योंकि आज आप 10 आतंकवादी मारोगे, कल को उनको 20 और मिल जाएंगे। वहां 72 हूरों का ऐसा लालच है कि आतंकवादी बनने वालों की लाइन लगी हुई है। तो इसलिए आप आतंकवादियों को मार कर इससे संतुष्ट मत हो। जो उनको ट्रेन कर रहा है, जो उनको आतंकवादी बना रहा है और आपके ऊपर हमला करने के लिए भेज रहा है, उसकी कमर तोड़ो। इसलिए मेरे सरकार को निवेदन है कि इस बार चाहे स्ट्राइक करो या हमला करो, वो पाकिस्तान की शक्ति पर करो, पाकिस्तान की सेना पर करो। भले ही हमला बढ़ाओ, करो, आतंकवादियों पर भी करो, लेकिन हमला पाकिस्तान की सेना पे करो। ये मेरा सरकार से निवेदन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा युद्ध होना चाहिए या मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं, लेकिन बदला लेना है तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने से काम नहीं चलेगा। आप चाहे 10 मार के आओगे तो उन्हें 20 मिल जाएंगे, 100 मार के आओगे 200 मिल जाएंगे, क्योंकि 72 हो रहे वहां पर सबको चाहिए। तो मैं फिर ये कह रहा हूं मोदी जी से, मोदी जी की सरकार से, कि हमला पाकिस्तान की सेना पे होना चाहिए। हमला ऐसा होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की ताकत की कमर टूटे, पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटे, ऐसा हमला होना चाहिए। दोस्तों, यही विराम दे रहा हूं अपने वीडियो को। कल फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा, और तब तक आपसे निवेदन कर रहा हूं, जाइए कहीं मत, देखते रहिए मेरा चैनल चर्चा का विषय। और फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्व पतिका नमस्कार।